हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मैकल में। तो पिछले क्लास में हमने आपको सेकंड चैप्टर का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और चूंकि आपको क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा, इसलिए आपको लिए बहुत क्या इम्पोर्टेंट है और आपको नॉलेज के लिए भी है। तो अगर पिछले वाला वीडियो यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको सॉल्यूशन चैप्टर का था, बिलियन चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था, अगर आप उसको नहीं देखें तो इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। आपको बेहतर कंसेप्ट के साथ मिल जाएगा, जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा आपको एग्जाम में पूछते आता रहा है। क्लियर? तो चलिए फिर इस वीडियो में बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का विद्युत चालकता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन का चालकता निर्भर करता है। ऑप्शन ए में दिया है आयन की मात्रा, बी में दिया है विलाय के क्वथनांक, सी में दिया है विलाय का आयतन, डी में दिया है विद्युत अपघट्य का मोलर द्रव्यमान। तो किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन की चालकता जो है आपको किस पर निर्भर करती है, तो आयन पर निर्भर करती है। यानी कि फर्स्ट का ऑप्शन हो जाएगा ए, किस पर निर्भर करती है, आयन की मात्रा पर निर्भर करती है, आयरन की मात्रा पर निर्भर करती है। क्लियर? चलिए सेकेंड क्वेश्चन में है, सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि 1 फैराड बराबर होता है। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है 1 फैराड बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया है 9650 कूलम, बी में दिया है 96,500 कूलम, सी में दिया है 19,640 कूलम और डी में दिया है 1000 कूलम। तो 1 फैराड जो है 96,500 कूलम होता है, यानी कि 2 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा बी। 1 फैराड आपको 96,500 कूलम के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि जब एक फैराड की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब एक फैराड की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या होगी। जब एक फैराड की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या होगी। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 1 ग्राम मोल, बी में दिया है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, डी में दिया है आधा ग्राम मोल और डी में दिया है 1 ग्राम समतुल्यांक। तो जब एक फैराड की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, तो 1 ग्राम समतुल्यांक। 1 ग्राम समतुल्यांक, यानी 3 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी। 3 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा डी, 1 ग्राम समतुल्यांक। क्लियर? चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जब किसी अम्ल के तनु विलयन से 1 फैराड की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनटीपी पर उत्सर्जित हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। किसी अम्ल के तनु विलयन से 1 फैराड की विद्युत धारा उत्सर्जित करने पर एनटीपी पर उत्सर्जित हाइड्रोजन का आयतन क्या होगा। चूंकि एक एनटीपी पर आपको 22,400 होता है, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है इसलिए आपको क्या इतना हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया है 22,400, बी में दिया 1120 और सी में दिया है 22,400 ml और डी में दिया है 11,200। तो हो जाएगा 4 का ऑप्शन में डी, 11,200 ml। ठीक है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए में दिया है Br2, बी में दिया है I2, सी में दिया है Cl2, डी में दिया है F2। निम्नलिखित में कौन प्रबल ऑक्सीकारक है, Br2, I2, Cl2, F2। तो हो जाएगा आपका 5 का ऑप्शन में डी, F2। फ्लोरीन जो है आपको प्रबल ऑक्सीकारक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लोहे का संक्षरण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। लोहे का संक्षरण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए में दिया है आयरन कैथोड बनाकर, बी में दिया है खारे जल में रखकर, सी में दिया है इनमें से दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं।
तो आपका ऑप्शन में हो जाएगा ए किसका, आयरन कैथोड बनाकर, आयरन कैथोड बनाकर, यानी कि 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए आयरन कैथोड बनाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिए कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है, ये आपको बताना है। क्योंकि सोडियम जो क्लोराइड होता है, तो सोडियम क्लोराइड को जब विद्युत अपघटन होता है Na+ और Cl- बनता है, तो कौन कैथोड पर होता है, सोडियम धातु जो है कैथोड पर होता है और कूलिंग गैस जो होता है एनोड पर होता है। क्लियर, सोडियम यानी धातु जो है कैथोड पर मुक्त होता है और कूलिंग गैस जो है एनोड पर मुक्त होता है। तो कहता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त क्या होता है। ऑप्शन में ए में दिया है क्लोरीन, बी में दिया है सोडियम, सी में दिया है सोडियम अमलगम, डी में दिया है हाइड्रोजन। तो हमने अभी बताया किस पर क्या मुक्त होता है, सोडियम मुक्त होता है किस पर, कैथोड पर। क्लियर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। यह क्वेश्चन जो है हमेशा आपको एग्जाम में पूछता है, बार बार यह क्वेश्चन आपको पूछता है। लिखा है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 63.5 ग्राम तांबा, बी में दिया है 31.76 ग्राम तांबा, सी में दिया है 96,500 कूलम, डी में दिया है आपको दूसरा कोई ऑप्शन में दिया है डी में। क्लियर। तो इस तरह तो देखेंगे क्या इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि 96,500 कूलम जो होता है, ठीक है 96,500 कूलम होता है। तो कॉपर सल्फेट के जो दिया है, तो इसमें धातु क्या है आपका, कॉपर है। इसमें धातु क्या है, इसमें धातु क्या है आपका, कॉपर है। धातु इसमें कॉपर है ना, तो कॉपर का क्या निकालेंगे, समतुल्य भार। तो कॉपर का क्या निकालेंगे, समतुल्य भार। तो कॉपर क्या भार कितना होता है, 63.5 बटा और कितना हो जाएगा 2। चूँकि कॉपर का समतुल्य भार क्या होता है, कॉपर के परमाणु भार बटा उसकी वैलेंसी। तो कॉपर का परमाणु भार कितना है, 63.5 होता है और इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 होती है। इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 31 पॉइंट आपको 31.75 लगभग आएगा, यानी कि 31.76 ग्राम तांबा हो जाएगा। यानी फिर से देख लेंगे कि 96,500 कूलम जो होगा वह कॉपर सल्फेट के ग्राम समतुल्यांक क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, 96,500 जो कूलम होगा वह कॉपर सल्फेट के समतुल्य भार के क्या होगा, इक्वल होगा। तो कॉपर सल्फेट का होता है 63.5 ग्राम और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 31.75, यानी कि 31.76 लगभग आ जाएगा, यानी कि 8 का ऑप्शन में हो जाएगा बी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर 9 नंबर छूट गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 9 नंबर रहेगा। कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि Cu प्लस ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर हो गया है, इसको ऐसा यहाँ देख लीजिए कि कह रहा है कि Zn+2। क्लियर, ये 9 नंबर क्वेश्चन का छूटा हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन का इधर टाइपिंग हो गया है कि Zn+2 और Cu+Cu। क्लियर, ध्यान देंगे प्रॉब्लम हो गया है कि Zn+2 और Cu+Cu में एनोड कौन है, कैथोड कौन है। एनोड और कैथोड में है तो किस प्रकार के सेल में है। इसको ऐसे समझेंगे कि Zn जो है Zn+2 है। क्लियर, और फिर यहाँ पर साल्ट ब्रिज है, यहाँ पर कॉपर प्लस है और यहाँ पर क्या है, फिर कॉपर है। तो कह रहा है इसमें एनोड जो कैथोड है वो किस प्रकार के सेल से जुड़े हैं। तो फिर देख लेंगे, ऑप्शन ए में दिया है डेनियल सेल, बी में दिया है कैलुमेल सेल, सी में दिया है वेस्टर्न सेल, डी में दिया मार्क सेल। तो क्या आ जाएगा आपको, डेनियल सेल। क्या आ जाएगा,
डेनियल्स है। चूँकि ये वाला यहाँ से यहाँ तक पार्ट्स जो है ये 9 नंबर क्वेश्चन का है। क्लियर, सॉरी इसके लिए Zn प्लस 2 कॉपर प्लस 2 कॉपर, ये एनोड में क्या है आपको डेनियल सेल का है। क्लियर, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ए में दिया है लेक्लांचे सेल, बी में दिया है लेड स्टोरेज से बैटरी, सी में दिया है सैंडर से, डी में से कोई नहीं। तो आपको द्वितीयक सेल जो होता है लेड स्टोरेज बैटरी होता है, यानी कि लेड संचायक सेल। लेड स्टोरेज बैटरी होता है, लेड संचायक सेल जो है आपको द्वितीयक सेल कहलाते हैं। यानी 10 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए 11 में क्वेश्चन दिया है कि H2SO4 क्या है। H2SO4 क्या है। ए में दिया है अम्ल, बी में दिया है भस्म, सी में दिया है क्षार, डी में दिया है लवण। तो H2SO4 आपको पता ही होगा क्या होता है, अम्ल होता है। 11 का ऑप्शन हो जाएगा ए। H2SO4 क्या है आपका, अम्ल है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन रखते हैं। 12 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा प्रवाहक है, सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का एक अच्छा प्रवाहक है, सुचालक है। ऑप्शन ए में दिया है हीरा, बी में दिया है ग्रेफाइट, सी में दिया है सोडियम क्लोराइड, डी में दिया है लकड़ी। तो आपको अच्छा सुचालक प्रवाहक क्या होता है, ग्रेफाइट है। यानी 12 का ऑप्शन में क्या जाएगा बी। चूँकि ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है धनायन के परमाणु संख्या से, बी में दिया है ऋणायन के परमाणु संख्या से, सी में दिया है विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से, और डी में दिया है आपको धनायन के वेग से। तो फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन नियम है वह विद्युत अपघटन के किस चीज़ से है, समतुल्य भार से है। यानी 13 के ऑप्शन में क्या जाएगा सी, विद्युत अपघटन के समतुल्य भार से है। चलिए 14 में क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि सेल अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किस पर होता है। यानी कि सेल जो रिएक्शंस होता है उसमें ऑक्सीडेशन किस टर्म पर होता है। ऑप्शन ए में दिया है एनोड पर, बी में दिया है कैथोड पर, सी में दिया है दोनों पर, डी में दिया से कोई नहीं। तो सेल अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किस पर होता है, तो आपको पता है मैंने आपको सेल रिएक्शन बताया था कि किस पर होता है, एनोड पर होता है, और अवकरण कैथोड पर होता है। क्लियर, यानी कि 14 क्वेश्चन हो जाएगा ए, एनोड पर। चलेंगे 15 में क्वेश्चन दिया है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रोडों के विभव में अंतर को क्या कहते हैं। कहता है कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो इलेक्ट्रोडों के बीच उसमें विभवांतर को क्या कहते हैं। उसमें विभवांतर उसका शून्य हो जाता है, और जब उसका विभवांतर शून्य होता है तो उसमें क्या कहलाता है, सेल का EMF, सेल का विभवांतर, सेल वोल्टेज, सेल का EMF कहलाता है। यानी सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है सेल का, यानी कि सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। यानी 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर धारा 1 घंटे तक प्रवाहित करने पर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। क्लियर, क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे कि 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 1 घंटे तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। तो इसके लिए मैंने आपको न्यूमेरिकल में भी आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने के लिए आप एक फार्मूला लगाएंगे जिसमें हमको बताया था W बराबर होता है AIT/NF। क्लियर, हमने आपको न्यूमेरिकल में बताया था कि W बराबर क्या होता है, W बराबर होता है AIT/NF। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको I जो दिया है 0.25 एम्पियर दिया है। क्लियर, I जो दिया है आपको I कितना दिया है 0.25 एम्पियर दिया है, सॉरी ठीक है। और टाइम जो दिया है
टाइम दिया 1 घंटा, टाइम क्या दिया है 1 घंटा। तो 1 घंटा को जब आप बदल देंगे सेकेंड में तो कितना आ जाएगा 3600 सेकेंड। क्लियर, 3600 क्या होता है सेकेंड। आई बराबर होगा 0.25 एम्पियर, टाइम हो गया 3600 सेकेंड। अब आपसे पूछ रहा है निक्षेपित मात्रा, तो हमने आपको फार्मूला बताया था एक कि फार्मूला होता है W बराबर क्या होता है AIT बटा NF, AIT बटा NF। ए आपका हो गया एम्पियर, ए आपका क्या हो गया एम्पियर, यहाँ पर एम्पियर नहीं है। ए का मतलब होता है परमाणु भार, ए का मतलब क्या होता है परमाणु भार, यानी कि किसका कॉपर। तो कॉपर का परमाणु भार कितना होता है 63.5। क्लियर, ए का मतलब क्या होता है परमाणु भार, तो कॉपर 63.5। और आई जो है आपका क्या है विद्युत धारा है, तो यह कितना है 0.25। क्लियर, टी कितना है टाइम जो है आपको 3600 सेकेंड है। क्लियर, और एन जो है, एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है वैलेंसी। तो कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। और एफ के मतलब क्या होता है फैराड, और आपको पता है कि एफ बराबर होता है 96,500 कूलम। एफ बराबर क्या होता है 96,500 कूलम। तो इसको पूरा आप क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे, क्या कर लेंगे पुट कर लेंगे। तो जब पुट करेंगे तो आपका आएगा W बराबर, ठीक है 63.5 गुणे आई आपका था 0.25 गुणे, ठीक है टी AIT आपका था 3600 सेकेंड। क्लियर, और बट्टा NF, एन कितना है 2 और एफ कितना था 96,500। क्लियर, इस सब को आप सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद आपको आ जाएगा आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आप इसको सॉल्यूशन कर लेंगे, फार्मूला आपका वही होगा कि W बराबर AIT बटा NF। क्लियर, ए का मतलब परमाणु भार कॉपर का, आई का मतलब विद्युत धारा, टी मतलब टाइम सेकेंड में, एन का मतलब वैलेंसी, एफ का मतलब फैराड। क्लियर, तो इस तरह आपका आंसर हो जाएगा डी। चलेंगे 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है W समानुपाती Q, बी में दिया है W समानुपाती R, सी में दिया है W समानुपाती A और डी में दिया है W समानुपाती T। तो फैराडे का जो प्रथम नियम था वह क्या था विद्युत आवेश से था, यानी कि निक्षेपित पदार्थ की मात्रा जो होती है वह आपको आवेश के समानुपाती होती है, यानी W समानुपाती Q। क्या होती है W समानुपाती Q। 17 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा ए W समानुपाती Q। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि फैराड किसका मात्रक है। फैराड किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया है प्रतिरोध, बी में दिया है विभवांतर, सी में दिया है शक्ति, डी में दिया है विद्युत। तो फैराड किसका मात्रक है। प्रतिरोध तो आपको ओम का होता है, विभवांतर जो है आपको वोल्ट होता है, शक्ति जो आपको क्या होता है शक्ति का वोल्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आ गया विद्युत। तो फैराड जो है किसका मात्रक होता है, तो फैराड आपका विद्युत का मात्रक है, यानी कि फैराड किसका मात्रक है, फैराड विद्युत का मात्रक है। यानी हो जाएगा 18 के ऑप्शन में क्या आ जाएगा डी, फैराड विद्युत का मात्रक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मोलर चालकता की इकाई क्या है। मोलर चालकता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए में दिया है प्रति ओम, बी में दिया है प्रति ओम प्रति सेमी, सी में दिया है प्रतिरोध, डी में दिया है ओम सेमी स्क्वायर प्रति मोल। तो आपको मोलर चालकता की इकाई जो है ओम इनवर्स, ठीक है ओम इनवर्स, सेमी स्क्वायर और मोल इनवर्स होता है, मोल इनवर्स।
ठीक है, यानी कि ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स होता है, यानी मोलर चालकता की इकाई आपको क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी प्रति ओम सेमी वर्ग प्रति मोल, यानी कि उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रति ओम इनवर्स सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर। अब आपका लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 में दिया है कि किसी विद्युत अपघट्य के 0.8 मोलर विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध आपका, किसी विद्युत अपघट्य के 0.8 मोलर विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 0.005 ओम सेमी है, तो इसका विशिष्ट चालकता ज्ञात करें। क्लियर। क्वेश्चन फिर ध्यान से देखेंगे, किसी अपघट्य के 0.8 मोलर विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 0.005 ओम सेमी है, तो इसका विशिष्ट चालकता ज्ञात करें। तो आपको क्या कर दिया है, आपको क्वेश्चन में दे दिया है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध जो है आपको, जिसको हम रो कहते हैं, वो रो जो है आपको दे दिया है 0.005। क्लियर। रो आपको दे दिया है, रो को मतलब क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो जो है आपको दे दिया है 0.005 ओम सेमी, और आपसे पूछ रहा है विशिष्ट चालकता, कप्पा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कप्पा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कप्पा पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि हमने आपको बताया था कि जो विशिष्ट चालकता होता है, जो कप्पा होता है, वह 1/रो होता है। क्लियर। कप्पा जो होता है, जो विशिष्ट चालकता होता है, वह 1/रो के इक्वल होता है। तो 1/रो कितना है आपका 0.005। क्लियर। 0.00 कितना है, 5 है, 1/0.005 है। तो इसको जब आप सोल्यूशन करेंगे कि 1/0.005, तो ये ऊपर हो जाएगा 3 0। क्लियर। नीचे हो जाएगा 5 से डिवाइड देंगे, कितना आ जाएगा आपका 200। क्लियर। कितना आ जाएगा 200। फिर से याद कर लेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे कि कप्पा बराबर होता है 1/रो। कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो, और रो जो है आपको दिया है इतना। क्लियर। तो इसका आंसर कितना आया हमारा 200। देखते हैं क्या ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 300 दिया है, बी में 400 दिया है, सी में 250 दिया है, डी में दिया है 200। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। याद कर लेंगे, कप्पा बराबर होता है 1/रो। कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर। चलेंगे, तो यहाँ पर नोट में लिखा है कि प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चूँकि आप लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचते हैं। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचे, नोटिफिकेशन पहुँचे, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन पहुँचे। यानी किसी भी सूचना को आप प्राप्त करना चाहते हैं चैनल से संबंधित, स्टडी से संबंधित, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से संबंधित, लेक्चर से संबंधित, लाइव क्लास से संबंधित, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारा मिस्टर विकास सर, यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर दिया है, आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी कोई क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, ताकि और भी फ्रेंड्स और भी दोस्त जो है आपको इस VVIPGT का लाभ ले सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके नेक्स्ट चैप्टर, यानी जो केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर जो है आपको चल रहा है, और केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर में आपको टॉपिक बहुत से हो गए हैं। अगर उसका भी वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में चल जाएंगे, वीडियो का प्ले लिस्ट में चल जाएंगे आप। विद्युत रसायन केमिकल काइनेटिक्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप एक एक करके सब वीडियो भेज लेंगे। या आपको किसी भी वीडियो का लिंक चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिया है इस पर आप क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे, इस पर बोलेंगे, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूँगा। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।